वेलकम बैक टू द 7th क्लास एनसीईआरटी सीरीज बाय रोमिला थापर। ओल्ड एनसीईआरटी हम कर रहे थे डिस्कस और अभी तक हमने कोई 7 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज द 8th चैप्टर दैट वाज द एज ऑफ मैग्निफिसेंस। दैट इज आज हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था अबाउट अकबर के बारे में डिस्कस किया था, उसकी पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन डिस्कस की थी, हमने उसकी मनसबदारी सिस्टम डिस्कस किया था, हमने उसका रेवेन्यू पॉलिसी डिस्कस किया था, हमने अकबर की रिलीजियस पॉलिसी भी डिस्कस की थी, हमने उसके राजपूत के साथ रिलेशन भी डिस्कस किए थे, हमने उसकी कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट लिटरेचर भी डिस्कस किया था और हमने यह भी डिस्कस किया था कि अकबर के टाइम पीरियड में किस तरीके से एंशिएंट हिंदू लिटरेरी वर्क जो है उसको ट्रांसलेट किया गया। हमने यह भी डिस्कस किया कि अकबर ने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया था। हमने यह भी डिस्कस किया था कि अकबर ने जो रिलीजियस पॉलिसी है वो इवॉल्व हुई है। उसी कड़ी को आगे रख के आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो डिस्कस करेंगे दैट वाज द एज ऑफ मैग्निफिसेंस। ये चैप्टर नंबर 8 है। अगेन वी आर गोइंग टू फिनिश दैट इज वन मोर एनसीईआरटी दैट इज 7th क्लास एनसीईआरटी। इट इज द ओल्ड एनसीईआरटी रिटन बाय रोमिला थापर। 7th क्लास की एनसीईआरटी है और इस एनसीईआरटी में जनरली जो है आपके मिडीवियल वर्ल्ड के जो है मिडीवियल इंडिया को कवर किया गया है। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे ये चैप्टर नंबर 8 दैट इज एज ऑफ मैग्निफिसेंस। एंड आई होप कि आप जितनी भी पिछले जो है 6th क्लास की एनसीईआरटी के 10 वीडियो से 7th क्लास की एनसीईआरटी से ऑलमोस्ट गोइंग टू फिनिश, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द 8th क्लास एनसीईआरटी। एंड आई एम वेरी होपफुल कि आप इसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज भी कर रहे हैं और एग्जामिनेशन के लिए तैयार भी कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो उससे पहले देयर इज अ न्यूज फॉर यू कैन अवेल आवर कोर्स दैट इज हम हर एक क्लास में जो है इसकी बात करते हैं। तो आई होप यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट दैट इज द कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 27th May एंड यू कैन अवेल अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ओके, नाउ सी, सो लास्ट क्लास में हमने अकबर के बारे में डिस्कस किया था। सो अकबर डाइड इन अकबर डाइड इन 1605। 1605 में अकबर की डेथ होती है एट द एज ऑफ 63। His death, it was an end of an era, leaving behind a vast empire, a vast legacy, and of course, वो legacy जिसने future of Indian subcontinent को shape दी। अकबर जो है he was buried at सिकंदरा near आगरा and he was succeeded by his son जहांगीर। जहांगीर का असल नाम जो है that was सलीम। जहांगीर का असल नाम क्या था? सलीम। When he became the ruler, he took the title of Jahangir. So we will start with Jahangir. Okay? So जहांगीर का जो टाइम पीरियड है दैट इज 1605 से लेकर 1627 तक। जहांगीर जो है ही वॉज अ पैम्पर्ड चाइल्ड। ओके, तो जहांगीर के टाइम पीरियड में, जहांगीर और शाहजहां के टाइम पीरियड में मुगल एम्पायर का जो प्रोग्रेस है कंसोलिडेट तो हुआ ही हुआ। कोई इतनी ज्यादा पॉलिटिकल कन्क्वेस्ट नहीं की गई, ना ही जहांगीर के टाइम पीरियड में और ना ही शाहजहां के टाइम पीरियड में। बट मुगल एम्पायर में जो है प्रोग्रेस हुई इन द फील्ड ऑफ आर्ट, in the field of literature, in the field of fine arts, in the field of architecture. जहांगीर जो है he was a great fond of painting। तो जहांगीर के टाइम पीरियड में पेंटिंग जो है वो बड़ी एक प्रोमिनेंट एक पीक पे पहुंची। जहांगीर के टाइम पीरियड की कुछ खास बातें, although he had some conquest to his name, जैसे फॉर एग्जांपल जो मेवाड़ है और या चित्तौड़ है, जो महाराणा प्रताप से एक फैमिली वाइज जो है ट्रबल चल रहा था मुगल एम्पायर का, तो जहांगीर के टाइम पीरियड में जो है मेवाड़ के साथ एक पीस ट्रीटी साइन हुई। उस फ्रंट में जहांगीर हैड अ सक्सेस। साउथ में ही गॉट सम सक्सेस। बट वन बैड न्यूज फॉर द मुगल एम्पायर कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, आपका जो कंधार एरिया है, दैट हैज बीन लॉस्ट। वो परमानेंटली मुगल एम्पायर से निकल गया। आलो शाहजहां ने 2 दफा कोशिश की लेकिन जो है कंधार मुगल एम्पायर से निकल गया। तो कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन आता है, स्टेट पीएससी में क्वेश्चन आता है कि कौन से मुगल रूलर के टाइम पीरियड में जो है कंधार जो है मुगल एम्पायर से परमानेंटली जो है वो निकल गया। दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर। बाकी देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट टू द लाइफ ऑफ जहांगीर, दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ नूरजहां। ओके, नूरजहां जो उसकी वाइफ थी, ही हैड नंबर ऑफ वाइफ्स। ओके, नंबर ऑफ वाइफ्स, लेकिन जो सबसे पॉपुलर, सबसे उसकी फेवरेट वाइफ थी दैट वाज नूरजहां। नूरजहां का असल नाम मेहरुनिसा था। नूरजहां उसको टाइटल दिया गया था। नूरजहां, शी वाज अ वेरी पावरफुल लेडी, शी वाज ब्यूटीफुल, शी वाज इंटेलिजेंट, शी वाज अ फैशन आइकॉन, शी हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ पॉलिटिक्स, शी हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, शी टुक पार्ट इन पॉलिटिक्स एक्टिवली। उसने बड़े एक्टिवली तरीके से पार्टिसिपेट किया। ओके, सो जहांगीर वाज द 4th मुगल रूलर। जहांगीर वाज द 4th मुगल रूलर।
He was born as a Prince Salim, 69 में इसका बर्थ हुआ. As a young prince, he was known for his rebellious nature. Rebellious nature था, he was a pampered and he was spoiled child, you can say that. तो जहांगीर ने जब जवान हुआ तो जहांगीर ने रिवोल्ट भी किया, दैट हिज रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड. तो बड़ी सारी चीजें जो है हुई जहांगीर के साथ. ही हैड नॉट अ वेरी गुड रिलेशन विद हिज फादर के साथ उसके साथ इतने अच्छे रिलेशन नहीं थे. देयर वाज अ टाइम जब जहांगीर जो है वाज अबाउट टू रिप्लेस. ओके, अकबर का कोई मन नहीं था जहांगीर को रूलर बनाने के लिए, क्योंकि अकबर हैड अ विजन कि जहांगीर टाइप का आदमी जो है, जो जहांगीर का जो नेचर है, दैट वोंट बी गुड फॉर द मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर के लिए वो अच्छा नहीं होगा. सो दैट इज वन ऑफ द रीजन जो है ही हैड मेड अप हिज माइंड के जहांगीर का जो बेटा होगा उसको रूलर बनाएंगे. बट समहाउ रेस्क्यू हो गया. समहाउ जो जहांगीर के जो मैटरनल साइड थे, दैट वाज अ राजपूत. दैट इज राजपूत का बड़ा एक पावरफुल ग्रुप था जो जहांगीर की मदद थी. शी वाज द राजपूत लेडी. तो जितना भी जो राजपूत जो ग्रुप है वो आ गया रेस्क्यू करने के लिए, और जिसकी वजह से जहांगीर सेफ हो गया एंड ही बिकम द रूलर. ओके. Initially, he was appointed as a governor of Awadh and Bengal. He was fond of literature. He was a great scholar. Wrote his autobiography, that is तुझके जहांगीरी. He shared Akbar's interest in social and religious reform. जैसे अकबर का बड़ा रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म में बड़ा इंटरेस्ट था, उसी तरीके से जहांगीर का भी था. लेकिन स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि जितनी अकबर की अंडरस्टैंडिंग है रिलीजन को लेके, जितनी अकबर की अंडरस्टैंडिंग थी सोसाइटी को लेके, उतनी जहांगीर की अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं बनती है. ओके, सो he shared the interest of Akbar in social and religious life reforms, but he never studied the problems of religion as deeply as his father. Okay, marriage with Noor Jahan. Noor Jahan was one of his most favorite wife. 1611 में जो है नूर जहां की इसके साथ शादी हुई. तो नूर जहां had immense political influence and power, and she became a crucial advisor to her husband. Noor Jahan was beautiful and intelligent woman. She took a keen interest in the matters of the state. Jahangir used to take her advice on every front. Okay, she was so powerful. उसके नाम के coins भी issue हुए. Noor Jahan created a powerful group in the Mughal court that was known as Noor Jahan Junta. तो नूर जहां जब मुगल कोर्ट में आई तो नूर जहां के साथ और भी लोग आए. उसके फादर आए, उसकी मदर आई, उसके भाई आए. तो जिसकी वजह से नूर जहां का एक बड़ा पावरफुल ग्रुप बन गया जिसको नूर जहां जुंटा बोलते हैं. और इस नूर जहां जुंटा में उसका फादर मिर्जा ग्यास बेग था, उसका भाई आसफ खान था, उसकी माँ असमत बानो बेगम थी. मिर्जा गियास बेग जो है ही बिकेम द वजीर ऑफ द एम्पायर. आसफ खान जो है ही बिकेम द मीर बख्शी. बाद में आसफ खान की बेटी थी मुमताज महल, उसकी शादी जहांगीर के बेटे के साथ हुई. देन शाहजहां भी इस ग्रुप का हिस्सा बन गया. तो नूर जहां शी वॉज वेरी पावरफुल. तो नूर जहां का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है. नूर जहां का जो असल नाम जो नूर जहां का था, दैट वॉज मेहरुनिसा. ओके, देन अगर हम जहांगीर की कन्क्वेस्ट की बात करें, जहांगीर की कन्क्वेस्ट कहां पे हुई? मेवाड़, अहमदनगर, मेवाड़, कांगड़ा, अहमदनगर. ही साइंड अ पीस ट्रीटी विद द राणा ऑफ मेवाड़. Then he consolidated his power. He strengthened the Mughal grip over northern India and central India. Okay, but the most important loss was the loss of Kandahar. Jahangir lost Kandahar to the Persian Empire permanently. Of course, he had a trouble with his son. That is later stages में शाहजहां ने भी इसके खिलाफ जो है वो रिवोल्ट किया था जब उसको साउथ में भेजा गया था. वो थोड़ा सा हायर क्लासेस में हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं कि वाई शाहजहां का रिवोल्ट क्यों हुआ, खुर्रम ने रिवोल्ट क्यों हुआ. शाहजहां का असल नाम खुर्रम था. ओके, एंड देयर आल्सो दे हैड अ प्रॉब्लम विद द पोर्चुगीज के साथ भी इसकी जो है जहांगीर की प्रॉब्लम थी. दैट इज द लॉस ऑफ पर्शिया बाय जहांगीर. ओके, तो जहांगीर जो है ये उसका टाइम पीरियड है. प्रॉस्पेरिटी है नो डाउट, ठीक है, लेकिन जो है पर्शियन जो एम्पायर है दैट वाज रूल्ड बाय दैट इज सफाविद डायनेस्टी. सफाविद डायनेस्टी थी वहां पे. सफाविद डायनेस्टी इन पर्शिया हैड बीन गेनिंग स्ट्रेंथ एंड दे पोस्ट अ फॉर्मिडेबल चैलेंज टू द मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन. जहांगीर स्ट्रगल टू मेंटेन मुगल डोमिनेंस इन द एज अ सफाविद इनक्रोच्ड अ पर्शियन टेरिटरी. बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुए जिसकी वजह से जो है कंधार इनके हाथों से निकल गया. सो दैट वाज अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ जहांगीर्स टाइम पीरियड. ओके, क्योंकि वाई इट वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज कंधार जो है इट हैड बीन द पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर सिंस द टाइम पीरियड ऑफ बाबर के, हुमायूं के, अकबर के टाइम पीरियड तक उसके कंट्रोल में ही रहा. तो लगभग 100 साल मुगलों ने कंधार को अपने ग्रिप में रखा. बाद में जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब ने दोबारा से कंधार को रिकनकर करने की कोशिश की. ओके, देन यूरोपियन इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर के टाइम पीरियड में यूरोपियंस भी आए. जैसे फॉर एग्जांपल 1498 में जो है पोर्चुगीज आ गए थे, ठीक है. लगभग 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भी बनी. तो दे वर ट्राइंग देयर हार्ड टू गेट द परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्परर सो दैट दे कुड परस्यू द ट्रेड एक्टिविटीज. ओके,
So during the time period of Jahangir, Mughal court saw the influx of European traders and diplomats. This marked the significant shift in the Indian global interaction. The first representative of English and Dutch East India Company, such as Captain Hawkins, थॉमस रो जो है इसके कोर्ट में आए. जहांगीर इंटरेक्शन हुआ, बट यूरोपियन विजिटर्स वर कॉम्प्लेक्स. They were both cooperation. There was more cooperation and conflict as the Mughal tried to balance the foreign influence with their own imperial goal. थॉमस रो परस्यूड, जहांगीर को कोशिश की परसुएड करने की. थॉमस रो ने सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट बाद में जो है ही वॉज सक्सेसफुल विद द इंटरफेरेंस ऑफ नूरजहां. जब नूरजहां की इंटरफेरेंस हुई तो थॉमस रो जो है ही वॉज सक्सेसफुल. सो थॉमस रो जो है ही वॉज फाइनली जो है उसको परमिशन मिली मुगल कोर्ट में, और यू कैन से दैट फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए. इन 1612 द कैप्टन थॉमस बेस्ट डिफीटेड पोर्चुगीज इन द सी ऑफ सूरत, और जहांगीर ने इंप्रेस होकर परमिशन दे दी, और फाइनली फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो सूरत में बनाई गई, और परमिशन थॉमस रो के मिली थी. ओके. जहांगीर का टाइम पीरियड जो है इट वाज नोन फॉर नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. जो सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म रहे हुए हैं जहांगीर के, दैट वाज हिज 12 ऑर्डिनेंसेस. तो जो 12 ऑर्डिनेंसेस थे जहांगीर के टाइम पीरियड में, ये एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक नेचर ऑफ रिफॉर्म्स थे. दिस ऑर्डिनेंसेस वर आल्सो नोन एज, इन ऑर्डिनेंसेस को क्या बोलते थे, दस्तूर अमल भी बोलते थे. ओके. सो दस्तूर अमल वाज द 12 ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय जहांगीर. इट वाज द रूल्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट थे. ओके. तो बेसिकली क्या थे, नो दैट इज लाइक नो वन शुड कैप्चर द अदर्स हाउसेस, कटिंग ऑफ नोज एंड ईयर्स फॉरबिडन, म्यूटिलेशन जो है वो बंद कर दी गई थी. जागीरदार शुड बी चेक्ड. तमगा एंड मीर बकरी जो है एक टोल टैक्स थे उसको खत्म कर दिया गया. टोल टैक्स अबॉलिश कर दिए गए. इंटॉक्सिकेंट बैन कर दिए गए. एनिमल स्लॉटर्स बैन हुए. प्रोहिबिशन ऑफ ऐसे छोटे मोटे टैक्सेस जो है वो बंद कर दिए गए. रिस्पेक्ट पेड टू द संडे बर्थ, दैट वाज द बर्थडे ऑफ हिज फादर. जो सबसे इंपॉर्टेंट उसका एक जिसको आप बोल सकते हो एक बड़ा इंपॉर्टेंट उसने स्टार्ट किया, दैट वाज इंस्टॉल किया, दैट इज चेन ऑफ जस्टिस, आल्सो नोन एज जंजीर अदल. ये सिस्टम स्टैब्लिश किया कहां पे, जहांगीर ने. कहां पे, इट वाज अ चेन जिसमें जो 25 मीटर टावर जो है उसके साथ एक चेन लगी हुई थी, और नीचे जो है गोल्ड की बेल्स थी ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना. अगर किसी के साथ भी कुछ गलत हुआ है, अगर कोई भी जस्टिस की तलाश में है, यू हैव टू जस्ट रिंग द बेल, और विद इन द 24 आवर्स और विद इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड जस्टिस जो है वो इट वुड बी डिलीवर, आपको जस्टिस जो है वो डिलीवर होगा. सो दैट वाज अ चेन ऑफ जस्टिस और जंजीर अदल. Literary activities under Jahangir. Jahangir had a great interest in the literary activity. Okay, he was a renowned patron of literature. He supported the creation of numerous literary works, including historical chronicles, poetry and philosophical treatise. जहांगीर के टाइम पीरियड में पर्शियन लिटरेचर फ्लरिश्ड हुआ. ठीक है. बायोग्राफीज हुई, ट्रेवलॉग लिखे गए, मिस्टिकल पोइट्रीज लिखी गई. उसकी जो अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है दैट वाज तुझके जहांगीरी, वो उसने खुद लिखी. और देयर वाज वन मोर स्कॉलर दैट इज द मोतमिद खान. ही रोट हिज बायोग्राफी दैट वाज नोन एज इकबाल नामा और इकबाल जहांगीरी जो है, और जहांगीर नामा जो है वो मोतमिद खान ने लिखा. जहांगीर की जो ऑटोबायोग्राफी है इट वाज नोन फॉर हिज फ्रैंकनेस, इट वाज नोन फॉर हिज क्लैरिटी, इट वाज नोन फॉर हिज ट्रूथफुलनेस. जहांगीर ने अपने नेचर के बारे में कि दैट इज ही वाज अ फॉन्ड ऑफ लिकर, ही वाज फॉन्ड ऑफ सो मेनी टॉक्सिकेंट, ये सारा उसने जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी में क्लैरिटी के साथ और कन्विक्शन के साथ लिखा है. ओके. देन पेंटिंग अंडर जहांगीर. जहांगीर हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन पेंटिंग. ठीक है. मुगल पेंटिंग जो है वो किसका है, पर्शियन, इंडियन एंड यूरोपियन इन्फ्लुएंस का ब्लेंड था. ओके. एंड इट क्रिएटेड यूनिक एस्थेटिक सेंस. तो कौन कौन से पेंटर थे, उस्ताद मंसूर जो है ही वाज एक्सपर्ट इन फ्लोरा एंड फाना का एक्सपर्ट था. इसके नादिर अल असर का भी टाइटल दिया गया था. ओके. देन अबुल हसन, ही वाज अ पोर्ट्रेट expert in portrait painting. Then Bishan Das was again a great portrait painter. Then Abul Hasan, then Farooq Beg, then Murad, then माधव. ये सारे जहांगीर के टुगोट के जो हैं वो पेंटर्स हैं. जहांगीर ने अलग अलग कारखाने स्टैब्लिश किए, और ऐसा बोला जाता है कि जहांगीर वाज सो एक्सपर्ट इन पेंटिंग कि पेंटिंग देख के बता सकता था कि ये पेंटिंग किसने की हुई है. तो जहांगीर हैड मोर इंटरेस्ट इन पेंटिंग में जहांगीर का ज्यादा इंटरेस्ट था. Then after Jahangir, the next ruler is Shah Jahan. Shah Jahan was the 5th Mughal emperor. Okay, he became the ruler in 1628 after a war of succession. His early reign was marked by military campaign to consolidate the Mughal empire. Of course, he gave patronage to art.
leading to the construction of some most beautiful and iconic structure. The time period of Shah Jahan was also known for the progress in the field of art and architecture. तो शाहजहां के टाइम पीरियड को एज ऑफ मार्बल भी बोलते हैं. शाहजहां के टाइम पीरियड में, शाहजहां के टाइम पीरियड में जैसे ताजमहल बनाया गया, जैसे रेड फोर्ट बनाया गया, जैसे मोती मस्जिद बनाई गई, जैसे जामा मस्जिद बनाई गई. अगेन उसका जो अपना एक थ्रोन था जिसको हम बोलते हैं पीकॉक थ्रोन. पीकॉक थ्रोन वाज अगेन अ वेरी पॉपुलर चेयर ऑफ शाहजहां. बेबादल खान ने उसकी जो है ही वॉज आर्किटेक्ट जो है वो बेबादल खान था. ओके, अगर पॉलिटिकल कन्क्वेस्ट की बात की जाए शाहजहां की, तो मिलिट्री कन्क्वेस्ट जो है मुगल एम्पायर ने काफ़ी ज़्यादा कन्क्वेस्ट की. डेक्कन में उसको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली. अहमदनगर को एनेक्स किया गया, बीजापुर और गोलकुंडा भी मुगल एम्पायर को सबमिशन किया गया. देन डिप्लोमेटिक अलायंसेस करने की कोशिश की, आर्मी जो है वो भेजने की कोशिश की. दैट इज ही नेगोशिएटेड विद द राजपूत एंड पोर्चुगीज, सिक्योरिंग एडवांटेजेस टर्म फॉर द मुगल एम्पायर. He sent army to Balkh and Badakhshan in Central Asia in order to secure the defense of northwest frontier. Recovered Kandahar but finally lost हो गया. Okay, then efficient administration जो है, he improved everything. He improved the taxation system, infrastructure, and of course it bring the overall prosperity to the Mughal Empire. मुगल एम्पायर में ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आई. अगर हम शाहजहां और पोर्चुगीज की बात करें, शाहजहां रीन पोर्चुगीज कंटिन्यू टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन इंडिया. ठीक है, they clashed with the Mughal Empire over trade and political influence, leading to the sporadic conflict and negotiation. Portuguese who had the settlement at Hooghly, Hooghly की वजह से जो है ये बे ऑफ बंगाल में they were popular for their piracy. तो मुगल एम्पायर ने उनको हराया. they defeated शाहजहां, they defeated Portuguese in the Hooghly area. एंड फिर शाहजहां और मुगल एम्पायर की एनेक्सेशन अप टू कामरूप तक चली गई. कामरूप मीन्स असम तक चली गई. और शाहजहां के टाइम पीरियड में एक नई सिटी बनाई गई, दैट वाज शाहजहानाबाद, और उसको एज अ कैपिटल सिटी भी रखा गया. आर्किटेक्चर की यहां तक बात है, ताजमहल, ताजमहल इज कंसीडर्ड टू बी द मास्टरपीस ऑफ मुगल एम्पायर. इट वाज नोन फॉर इट्स डोम्स, मीनार्स, गार्डन्स, कैलीग्राफी, डोम सिस्टम, चार बाग टेक्निक. तो इसका जो आर्किटेक्ट जो था दैट वाज अब्दुल हमीद लाहौरी. तो कहते हैं कि लगभग 20-22 साल लगे बनाने में और 20,000 मजदूरों ने काम किया. अगेन द रेड फोर्ट का आर्किटेक्ट भी जो है उस्ताद अहमद लाहौरी है, जिसने ताजमहल को किया 38, इसको 10 साल लगे रेड फोर्ट बनाने में. देन जामा मस्जिद, अगेन जामा मस्जिद वन ऑफ द बिगेस्ट मस्जिद इन इंडिया. तो बड़ी सारी बिल्डिंग्स बनाई गई. मोती मस्जिद बनाई गई, मोती मस्जिद बनाई गई. देन शाहजहां के टाइम पीरियड में कुछ गार्डन्स भी बनाए गए. शाहजहां के टाइम पीरियड में और भी बड़ी सारी चीजें बनी. तो शाहजहां का टाइम पीरियड जो है इट वाज फुल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. आफ्टर डेथ ऑफ शाहजहां, तो जैसे शाहजहां की डेथ तो नहीं हुई, सॉरी, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ शाहजहां जो वॉर ऑफ सक्सेशन जो है वो स्टार्ट हो गई अमंग हिज सन. तो उसके कौन कौन से बेटे को बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन हुई, दैट वाज दारा शिको, देन शाह शुजा, देन मुराद, देन औरंगजेब. औरंगजेब, इनमें वॉर ऑफ सक्सेशन हुई और इनमें से जीता कौन, औरंगजेब. औरंगजेब गॉट विक्ट्री. औरंगजेब डिफीटेड ऑल ऑफ देम. ठीक है, आफ्टर शाहजहां इलनेस हिज फोर सन दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब एंड मुराद engaged in a fierce struggle of मुगल थ्रोन, स्ट्रगल फॉर द मुगल थ्रोन. ये कहां का गवर्नर था, दैट वाज द नॉर्थ वेस्ट. शाह शुजा कहां का था, बंगाल का. औरंगजेब कहां का था, डेक्कन का. मुराद कहां का था, गुजरात का. ओके, so Aurangzeb was the most efficient. Aurangzeb was supposed to be the most shrewd, most cunning. Okay, Aurangzeb the third son outmaneuvered his brother through his combination of military might, political cunningness and strategic alliances. दारा का डाउनफॉल हो गया, बड़ी सारी बैटल्स हुई, दैट इज बैटल ऑफ समूहगढ़, बैटल ऑफ धर्मत. ये आपकी एनसीईआरटी में है नहीं है, ये हायर एनसीईआरटी में है. तो जिसकी वजह से औरंगजेब डिफीटेड द एल्डेस्ट ब्रदर दारा शिको, हु वाज इनिशियली डेजिग्नेटेड हियर एंड हैड हिम एग्जीक्यूटेड ऑन द चार्जेस ऑफ एपोस्टेसी. ठीक है, देन औरंगजेब कंसोलिडेटेड हिज एम्पायर एंड ही टुक द टाइटल ऑफ औरंगजेब वाज टुक द टाइटल ऑफ दैट वाज आलमगीर. इसने आलमगीर का टाइटल भी लिया, आलमगीर का टाइटल लिया. ही वाज आल्सो नोन एज जिंदा पीर, इसको जिंदा पीर भी बोलते थे. ओके, तो औरंगजेब द सिक्स्थ मुगल एम्परर वाज बोर्न इन दाऊद, दाऊद जगह में, दैट वाज गुजरात में इसका जन्म हुआ. दैट वाज औरंगजेब का. एज अ यंग प्रिंस ही डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्सेप्शनल मिलिट्री
and administrative abilities, foreshadowing his the later reign as one of the most powerful and controversial Mughal ruler. औरंगजेब ने 50 साल रूल किया. औरंगजेब का टाइम जो है, it was full of troubles because he did not enjoy the good relation with the other regional states. Religious policy जो है काफी ज्यादा controversial रही. ठीक है, he faced many revolts at many places. The kingdom of Bijapur and Golconda became weak. मराठा जो है वो पावरफुल हुए इसके टाइम पीरियड में. डेक्कन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई. लेटर स्टेजेस में उसने अपनी कैपिटल डेक्कन शिफ्ट कर दी. एक नई सिटी बनाई औरंगाबाद, वहां पे कैपिटल लेके चला गया. ओके, एक नई सिटी बनाई गई, दैट इज औरंगाबाद. इट बिकेम द कैपिटल. ओके, बाद में डेथ उसकी यहीं पे हुई थी. अब हम रिलेशन बात करेंगे मराठास के. मराठा के राइज के क्या रीजंस हैं? देयर वर सो मेनी रीजंस फॉर द राइज ऑफ मराठास. मराठा के रीजन ऑफ राइज के बहुत ज्यादा हैं. एनसीईआरटी में यहाँ कम लिखे हुए हैं. मराठा के राइज के रीजंस क्या हैं? उनकी जोग्राफिकल स्ट्रेटजी, जोग्राफिकल लोकेशन मराठा की, दैट वाज वेरी वेरी उनके लिए काफी ज्यादा वो थी, सूटेबल थी. देन उसके बाद मिलिट्री पावर, देन गोरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स, charismatic leadership of शिवाजी, रोल ऑफ महाराष्ट्र धर्मा, रोल ऑफ लैंग्वेज, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. तो ऑल दिस फैक्टर्स कंबाइंड तरीके से जो है रिजल्ट ये निकला कि मराठा बिकेम अ डोमिनेंट फोर्स. मराठा जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गए. ऑफ कोर्स लीडरशिप ऑफ शिवाजी आल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल. किताबों में ये लिखा हुआ है कि बिफोर द राइज ऑफ शिवाजी, शिवाजी के राइज से पहले उनके बाप का नाम शाजी था, मराठा जो थे दे वर स्कैटर्ड लाइक एन ऑटम्स. तो शिवाजी ने क्या किया? शिवाजी ने सब इंपायर को यूनिफाइड किया और एक जो है काइंड ऑफ न्यूक्लियस, एक काइंड ऑफ अ पोटेंट फोर्स, अ डोमिनेट फोर्स जो है उन्होंने मराठा को बनाया यहां पे. ओके, सो औरंगजेब एंड मराठास, क्लैश ऑफ द एम्पायर्स. ओके, तो औरंगजेब द मुगल एम्परर एंड द राइजिंग मराठा पावर क्लैश्ड एज दे सॉट टू एक्सपेंड देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. तो जिसकी रिजल्ट क्या निकला? गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स, हिट एंड रन केस का जो जैसे हिट एंड रन होता है, दैट वाज अ गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स, दैट वाज वेरी इट क्रिएटेड लॉट ऑफ ट्रबल्स फॉर औरंगजेब. शिवाजी पुट अ ग्रेट रेजिस्टेंस, ओके, to the rise of Mughal forces in the south, and there was endless battles between Marathas and Mughals, and that dragged for the decades. अगर हम शिवाजी की बात करें, फॉर एग्जाम्पल शिवाजी की अगर हम थोड़ी पर्सनल बात करें, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ही वॉज बॉर्न इन शिवनेरी फोर्ट. ठीक है, शाहजी भोंसले उसके फादर का नाम था. ही वॉज अ मराठा जनरल. जागीर साहब पुणे एंड सुपे अंडर द बीजापुर, उनके अंडर काम करता था. माँ का नाम जीजाबाई था. He displayed his military zeal for the first time in 1645. 1645 में जब वो 14-15 साल के थे, जब उन्होंने तोरन फोर्ट जो है वो कैप्चर किया था. फिर देन आल्सो एक्वायर्ड द कोंडना फोर्ट. बोथ ऑफ दिस फोर्ट अंडर द आदिल शाह ऑफ बीजापुर. रामदास जो है इनके रिलीजियस गुरु हैं, एंड दादा कोंड देव जो है वो इनके पॉलिटिकल गुरु हैं. तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि रामदास वॉज हिज रिलीजियस गुरु, दादा कोंड देव वॉज हिज पॉलिटिकल गुरु. तो इसमें भी आता है. देन द कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल्स, रेड की सबसे पहले और अहमदनगर में 1657 में. देन उसके बाद अहमदनगर में फोर्सेस को डिफीट किया. देन 64 में जो है सूरत को लूटा गया. देन 65 में औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ राजा जय सिंह को भेजा. शिवाजी वॉज डिफीटेड. ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइन, जिसमें अंडर दिस ट्रीटी शिवाजी और उसके बेटे को बुलाया गया और वहां पे उनको कैद कर लिया गया. एंड ही मेड अ हिस्टोरिक, he made a daring escape. Okay, so there are so many stories about Shivaji, but the 7th class की NCERT है उसमें इतना है नहीं है. There was a story of Adil Shah general, that was general of Bijapur, that was Afzal Khan and the Shivaji. There was a story of Shahista Khan and the Shivaji. There was a story of Aurangzeb's son and Shivaji. There was a story of Jai Singh and Shivaji. But these stories जो है ये हायर, जब आप NCERT नेक्स्ट 11-12 के NCERT में जाते हो तब हम डिस्कस करेंगे. तो 7th क्लास के NCERT में इतना है नहीं है. Then Shivaji was arrested in 1666. Then because he was insulted and he made a historic escape, and Shivaji and his son from imprisonment disguised out of Agra is a legendary today. After that, there was a peace between Maratha and Mughal until 1617.
उसके बाद शिवाजी जो है उसको एक्नॉलेज किया गया उसकी टेरिटरीज को, एंड ही बिकम द रूलर। 64 में एट रायगढ़ में ही बिकम द रूलर। ही टुक नंबर ऑफ टाइटल्स, छत्रपति, शकाहर्ता, क्षत्रिय, कुलवंतकास, हिंददेव, धर्मोधारक, छत्रपति शिवाजी, बहुत सारे टाइटल्स लिए गए। एंड इन 1680 ही डाइड। 1680 ही डाइड एट रायगढ़ फोर्ट। रायगढ़ फोर्ट में इसकी डेथ हो गई। शिवाजी वॉज सक्सीडेड बाय नंबर ऑफ सक्सेसर्स। शिवाजी के बाद इसके सक्सेसर आए, तो सक्सेसर दे वर नॉट सो पावरफुल। ओके, तो अल्टीमेटली लेटर स्टेजेस में जो उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे दे बिकम पावरफुल। ओके, सो शिवाजी की यहां तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, तो ही अबॉलिश जागीरदारी सिस्टम एंड रिप्लेस्ड विद रेतवारी सिस्टम। जागीरदारों को रिप्लेस किया और डायरेक्ट जो है पीसेंट्स को बोला कि आप डायरेक्ट टैक्स दो, रेतवारी सिस्टम। एंड ओके, एंड पोजीशन ऑफ हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिशियल्स, देशमुख, देश पांडे, पाटिल, कुलकर्णीज, ओके, दे बिकम पावरफुल एंड देयर वर सर्टेन चेंजेस। मिरासादार जो है उसने क्या किया, हेरिडिटरी राइट्स थे जिनके, उसको सुपरवाइज किया। ही स्ट्रिक्टली सुपरवाइज द मिरासदार्स हु हैड हेरिडिटरी राइट्स ऑन लैंड। द रेवेन्यू सिस्टम वाज पैटर्न ऑन द काठी सिस्टम ऑफ मलिक आमिर। वहां से इसने रेवेन्यू सिस्टम लिया, काठी सिस्टम ऑफ मलिक आमिर, इन विच एवरी पीस ऑफ लैंड वाज मेजर्ड बाय अ रॉड और काठी। चौथ एंड सरदेशमुखी, दो टाइप के टैक्सेस होते थे। एंड चौथ एंड सरदेशमुखी जो है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द रेवेन्यू फॉर द मराठा एम्पायर। चौथ का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 जो मराठा एम्पायर के बाहर की जो टेरिटरीज हैं उनको दे काइंड ऑफ दे प्रोवाइडेड अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, एंड इन ल्यू ऑफ दैट प्रोटेक्शन द मराठास acclaimed, you can say that claimed a tax, that tax was known as चौथ, उसको चौथ टैक्स बोलते थे। ओके, अमाउंटेड 1/4 ऑफ द स्टैंडर्ड विच was paid to the Marathas as a safeguard against the Shivaji forces raiding नॉन मराठा टेरिटरीज। और सरदेशमुखी क्या है, एडिशनल 10% है। ओके, तो ये आ गया 25% और ये आ गया 10%, तो टोटल जो है 35% जो है ये नॉन मराठा टेरिटरी से ये जो है वो लेते थे। Again, another important part of शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन was the अष्टप्रधान, उसकी काउंसिल ऑफ 8 है जिसमें पेशवास आते हैं जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, प्राइम मिनिस्टर हैं, अमत्या है फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सुमंत जो है फॉरेन मिनिस्टर है, सचिव जो है वो सेक्रेटरी है, वक्वे नाविस इंटरनल मिनिस्टर है, कॉरेस्पोंडेंस है, सारे नौबत जो है कमांडर इन चीफ है, पंडित राव जो है रिलीजियस है, एंड न्यायाधीश जो है ही वॉज द जस्टिस। तो ये जो अष्टप्रधान है दे प्लेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अष्टप्रधान में सिर्फ 2 लोग जो है न्यायाधीश और पंडित राव जो है उनको मिलिट्री ड्यूटी परफॉर्म नहीं करनी पड़ती थी, बाकी जितने भी सारे हैं सबको मिलिट्री ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करनी पड़ती थी। लेटर स्टेजेस में जैसे ही मराठा रूलर्स वीक हुए, पेशवा जो है प्राइम मिनिस्टर जो है दे बिकम वेरी पावरफुल, ये बहुत पावरफुल हो गए। सक्सेसर ऑफ शिवाजी दैट वाज संभाजी, ही कंटिन्यू हिज वॉर विद औरंगजेब, ही वाज कैप्चर्ड एंड किल्ड इन 69, और इसका बेटा जो है शाहू जो है उसको कैप्चर कर लिया गया। देन उसके बाद राजा राम आया, इस अगेन ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू जिंजी, जिंजी कैपिटल, 17 से जिंजी कैपिटल चली गई। देन ताराबाई आई, ताराबाई वाज द विडो ऑफ राजा राम। देन उसके बाद शाहू आया, जैसे शाहू रिलीज हुआ तो ताराबाई और इसकी फोर्सेस के बीच में लड़ाई हो गई, एंड द फोर्सेस ऑफ ताराबाई वाज डिफीटेड बाय शाहू इन द बैटल ऑफ खेड़। एक बैटल हुई, बैटल ऑफ खेड़ 1707 में, इसमें शाहू जो है, शाहू बिकम विक्टोरियस विद द हेल्प ऑफ बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ लेटर ऑन बिकम द प्राइम मिनिस्टर और बिकम द पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर। ओके, देन इसके बाद जो है देयर वाज प्रॉब्लम्स फॉर औरंगजेब विद रिस्पेक्ट टू सिख्स। तो सिखों के साथ दिक्कत क्या थी, देयर वाज अ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट थे। औरंगजेब की इनटॉलरेंट पॉलिसी थी जिसकी वजह से देयर वाज अ टेंशन ग्रू बिटवीन सिख्स एंड द मुगल एम्पायर, जिसकी वजह से गुरु जो 9th सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, ही वॉज गिवन डेथ पनिशमेंट। उसका रिजल्ट क्या निकला, सिखों ने रेजिस्ट किया अंडर द लीडरशिप ऑफ गुरु गोबिंद सिंह। उन्होंने सिखों को ऑर्गेनाइज किया इनटू अ न्यू फोर्स दैट वाज नोन एज खालसा। खालसा दे वर एक्सपर्ट इन गोरिल्ला वारफेयर टेक्निक्स, और बाद में जैसे ही मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो एक सिख स्टेट नई बनी अंडर द लीडरशिप ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। ओके, तो दैट वाज द सिक्स। अगर हम इसकी बात करें सिखों की और मुगलों के रिलेशन की बात करें तो गुरु तेग बहादुर द 9th सिख वाज एग्जीक्यूटेड एट दिल्ली। दिल्ली जो है उस पर एग्जीक्यूट किया गया। एक दिल्ली में गुरुद्वारा है जिनका नाम है शीशगंज गुरुद्वारा।
ओके, शीशगंज गुरुद्वारा जो है दैट वाज अ सिंबल ऑफ गुरु तेग बहादुर एग्जीक्यूशन और मार्टियर और सेक्रीफाइस का सिंबल है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह, नंबर ऑफ बैटल्स वर फॉट between the Mughal forces, including the battle of that was Muktasar, where the Guru's 2 elder sons were killed. Then guerrilla warfare was continued. Then Banda Bahadur, he continued the war even after the death of Guru Gobind Singh. Finally, जो है Banda Bahadur was executed, and in the latter part of the 18th century, a Sikh empire was established in the Punjab area under Maharaja Ranjit Singh. Okay. देन देर वॉज अ जाट रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल्स, मुगलों के अगेंस्ट जाट रिवोल्ट भी था। जाट क्या थे? पीजेंट थे। तो देर वॉज जाट लीडर कौन कौन से हैं? गोकुल है, राजा राम है, चूरामन है, बदन सिंह है एंड सूरजमल है। तो सबसे पहले गोकुल ने जो है वो ही वॉज अ जमींदार, उसने रिवोल्ट किया 1669 में। राजा राम जो है अगेन ही रिवोल्टेड इन 1685। चूरामन जो है again he created a separate Jat state, that was the Jat state of Bharatpur. इसको बंदा बहादुर की भी सपोर्ट मिली। बदन सिंह जो है अगेन ही was given the title of राजा। एंड फाइनली जो सूरजमल जो था he was very popular। सूरजमल जो है he was actively participated in the third battle of Panipat। सूरजमल was known for his acumen political understanding, also known as that is a plateau of the Jat tribe, that's the Jat Ulysses. He was in charge of expedition in Agra, Mewar and Delhi. Okay, so Jat created also a big trouble for the Aurangzeb. Then the Aurangzeb also faced the problem from Portuguese. Okay, Aurangzeb dealing with the Portuguese, again they had a complex relationship. Portuguese traders, and while he sought to exert control over the activities, he also recognized their economic importance and engaged in diplomatic negotiation to maintain trade relations. Clashes and conflicts were very much common for the protection of the Indian Catholics and the Portuguese support for the rival claimant to the Mughal throne. तो धीरे धीरे पोर्चुगीज ने इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दिया था। और एक चीज और थी, इंपॉर्टेंट थी, औरंगजेब आल्सो अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, उनकी ट्रेड सिग्निफिकेंस को जानता था वो। ओके, देन पोर्चुगीज कैप्चर गोवा। औरंगजेब ऑर्डर द कैप्चर ऑफ पोर्चुगीज हेल्ड सिटी ऑफ गोवा इन 1683। फर्दर मुगलों ने कंसोलिडेट किया, बट लेटर स्टेजेस में क्या हुआ कि पोर्चुगीज ने दोबारा से गोवा को रिक्लेम कर दिया। ओके, देन सम की फीचर्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। तो इसमें क्या है? यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन, व्हाइट मार्बल, लार्ज डोम्स एंड मिनार्स, इंट्रिकेट कार्विंग, गार्डन्स, सिमेट्रिकल लेआउट्स। बिल्डिंग्स कौन कौन सी हैं? ताजमहल है, आगरा फोर्ट है, ये भी यूनेस्को। शालीमार गार्डन जो है शाहजहां ने बनाया था। निशात बाग जो है अगेन इट वाज बाय जहांगीर के टाइम पीरियड में आसिफ खान ने बनाया था। जामा मस्जिद बिल्ट बाय दैट वाज शाहजहां। बड़शाही मॉस्क बिल्ट बाय औरंगजेब। हुमायूं टॉम अगेन अ बिग बिल्डिंग। आगरा फोर्ट अगेन अ बिग बिल्डिंग ऑफ अकबर। इलाहाबाद फोर्ट अगेन अ बिग बिल्डिंग। फतेहपुर सीकरी वेरी बिग बिल्डिंग। देन उसमें दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, बीरबल महल, जोधाबाई पैलेस, बहुत सारे हैं जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। लेटर स्टेजेस में हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, so there are some key example of literature during the time period of the Mughal Empire. तुझके बाबरी जो है बाबर की ऑटोबायोग्राफी है। देन दीवान बाबर की कलेक्शन ऑफ पोइम्स है। तुझके जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है। मजमाउल बहरान दारा शिको का मेजर वर्क है सूफीज्म में। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। तारिख अल्फी मुल्ला दाऊद ने लिखा। पादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा। वकायत आलमगिरी आकिल खान ने लिखा। खुलासत तवारीख सुजन राय ने लिखा। मुंतख्वाब उल लुबाब काफी खान। मुंतख्वाब उल तवारीख बदूनी। नुस्खा दिलखुश भीमसेन, बड़ी सारी चीजें लिखी गई। लिटरेचर भी बहुत ज्यादा है मुगल एम्पायर का। अगेन इसमें बड़ा कम है जो एनसीईआरटी में, थोड़े मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। देन इन केस ऑफ म्यूजिक के टाइम में म्यूजिक भी बड़ा ज्यादा डेवलप हुआ। ऑल्दो औरंगजेब वाज टोटली अगेंस्ट द म्यूजिक, लेकिन औरंगजेब के टाइम पीरियड में रिटन वर्क सबसे ज्यादा हुआ है म्यूजिक पे। ओके, औरंगजेब डिसलाइक द म्यूजिक। न्यू स्टाइल सच एज ख्याल एंड ठुमरी जो है ये मुगलों के टाइम पीरियड में ही डेवलप हुआ है। लार्जेस्ट वर्क ऑन इंडियन म्यूजिक वर रिटन अंडर द टाइम पीरियड ऑफ औरंगजेब। सो दीज आर द सम ये कुछ एक्सरसाइजेस थी एनसीईआरटी में। जैसे अष्टप्रधान क्या है? काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स है। चौथ जो है दैट वाज द 1/4 टैक्स मराठास लेते थे फ्रॉम द पीपल लिविंग आउटसाइड द मराठा किंगडम इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस्ड सिक्योरिटी। सरदेशमुखी एडिशनल 10%, ये 25%। ओके, खालसा लैंड जो है गुरु गोविंद सिंह रीमॉडल सिख कम्युनिटी इनटू अ खालसा। ठीक है, खालसा दैट इज द प्योर।
Then there is some fill in the blanks. The reign of dash was important for the dash because he was able to consolidate his empire. Okay, इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं. The reign of Akbar was important for the Mughal dynasty because he was, यहाँ पे अकबर आ सकता है, यहाँ पे मुगल्स आ सकता है ना, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं. Then dash wrote in his memoirs in which he described himself as a happening, himself and the happening of the court. Of course, जहांगीर ने ही अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है. It was during the reign of dash that English king sent his ambassador to the court at Agra. It was during the time period of Jahangir. The English king sent his ambassador Thomas Roe in the court of Jahangir. Dash successfully defeated all his brothers and claimed the throne. Aurangzeb successfully defeated all his enemies, all his brother, और ruler बन गया. Dash was gathered bands of soldiers around them and began by defying the authority of the Deccan kingdoms. Of course, मराठास जो है ना उन्होंने डिफाई करना स्टार्ट कर दिया साउथ में. ओके, so with this we finished yet another chapter, that is the second last chapter of NCERT, of 7th class NCERT. Okay, so we are left with one more chapter. Enjoy the process of learning. In case अगर आपको कोई सजेशन है तो आप आपको मैसेज देके, मैसेज लिख के जो है YouTube पे हमारा जो चैनल है हिस्ट्री फॉक्स तैयारी 360, प्लीज सब्सक्राइब करें. अगेन शेयर विद द मैक्सिमम पीपल. थैंक यू सो मच.